हेलो एवरीवन। नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें कि हमने आपका जो रिसर्च डिज़ाइन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया था। उसके हमने टाइप्स भी किए थे। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिज़ाइन, कि जो आपका सैंपल होता है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उसे चूज़ किया जाता है, कैसे उसकी सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम सैंपल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सैंपल का मीनिंग देख लेते हैं कि जो सैंपलिंग है वो होता क्या है, सैंपल होता क्या है। सैंपलिंग से अभिप्राय यानी कि सैंपलिंग मीन्स डैट वन यूनिट इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द टोटल यूनिट्स। इसमें क्या होता है सैम्पलिंग में कि हम क्या करते हैं, समग्र यानी कि जो आपकी टोटल यूनिट है, समग्र इकाइयाँ जो हैं उसमें से किसी एक यूनिट को क्या कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। और वो जो आपकी यूनिट आपने जो सिलेक्ट की है वो यूनिट आपकी जो आपके टोटल है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ शॉपिस ऐसे होती हैं, कुछ दुकान ऐसे होती हैं जो क्या करती हैं, दुकान के बाहर सैंपल रख देती हैं। ठीक है, सैंपल रख देती हैं, इट मीन्स कि जो वो सैंपल जो है वो दुकान के अंदर पड़े सारे स्टॉक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि इस दुकान में ये मिलेगा। ठीक है, जैसे आप मोबाइल की शॉप पे जाते हो, मोबाइल की शॉप में बाहर उन्होंने क्या है, डमी रखी होती है फ़ोन्स की। ठीक है, इट मीन्स वो क्या है, सैंपल्स हैं कि ये फ़ोन ऐसा है, ये फ़ोन ऐसा है। वो सैंपल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सैंपल रिप्रेजेंट उस सीरीज के जितने भी फ़ोन हैं वो सारे उस वो जो डमी है वो उन सारे मोबाइल फ़ोन्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसे क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। जैसे को कुछ शॉप्स होते हैं, जैसे कपड़े की शॉप लगा लीजिए, गारमेंट्स की शॉप लगा लीजिए। उसमें क्या है, बाहर एक स्टैचू खड़ा कर देते हैं और उस स्टैचू को क्या करते हैं, कपड़े पहना देते हैं। ठीक है, इट मीन्स उसका मतलब क्या है कि वो जो यूनिट है वो उसने एक पैंट और टी शर्ट जो डाली हुई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि उस शॉप में क्या है, पैंट और टी शर्ट ही मिलती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो एक यूनिट उस सारी यूनिट्स जो अंदर सारा स्टॉक पड़ा हुआ है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो वो क्या होता है, सैम्पलिंग होता है आपका, सैंपल कहलाता है जब हम क्या करते हैं, समग्र यानी कि टोटल में से एक इकाई को चूज कर लेते हैं और वो जो एक इकाई होती है वो पूरी ही जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, उन सारी यूनिट्स को वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका सैम्पलिंग था, मीनिंग था इसका। अब उसके बाद इसकी प्रोसेस आती है, एक छोटी सी प्रोसेस दी गई है। सबसे पहले आता है डिफाइन यूनिवर्स, कि सैम्पलिंग का जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी आपका यूनिवर्स है, समग्र है, जो आपकी सारी यूनिट्स हैं उनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। उसके बाद आता है डिफाइनिंग सैम्पलिंग यूनिट, कि जो सैम्पलिंग की जो इकाई है जिसको चूज किया गया है, किसके लिए, वो जो आपकी यूनिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट को चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, उसको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग सैम्पलिंग फ्रेम, कि सैंपल का जो फ्रेम है, किस प्रकार से सैम्पलिंग की जाएगी, उसका मीन्स एक तरह से बॉडी उसकी तैयार करना, उसका आकार बनाना। ठीक है, ये आपका क्या है, थर्ड स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी सैम्पलिंग है उसका क्या करते हैं, एक फ्रेम तैयार करते हैं। उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग सैंपल साइज, कि जो आपका सैंपल है उसका साइज क्या रहेगा। ठीक है, किन किन को उसमें शामिल किया जाएगा, ये सारा आपका किस में आता है, आपका सैम्पलिंग साइज में किया जाता है। ये आपका फोर्थ स्टेप है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आपका अब क्या करना है, आपका फ्रेम तैयार है, सैंपल का साइज आपने निर्धारित कर लिया है। अब उसके बाद आपको मेथड का सिलेक्शन करना है
कि आप कौन से मेथड को सैम्पलिंग के लिए चूज करोगे। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो उसमें से किसी एक मेथड को क्या करना, चूज करना, ये आपका क्या है, फिफ्थ स्टेप है। अब मेथड को चूज करने के बाद मीन्स सैंपल को कलेक्ट करने के बाद लास्ट में क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कि जो एक्चुअल सैंपल है उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो ये आपकी छोटी सी प्रोसेस थी सैम्पलिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग को चूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है सैम्पलिंग के पार्ट में, वो है आपका मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग को करने की कौन कौन सी विधि हैं, कैसे कैसे आप सैम्पलिंग को कर सकते हो, कैसे आप सैंपल को चूज कर सकते हो, वो सारी इसके अंदर दी होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वैसे 2 टाइप्स की होती है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, आपके 2 टाइप्स के हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इस मेथड में जो आपका यूनिवर्स है उसमें से क्या है, जो सिलेक्शन है, सैंपल का जो सिलेक्शन है वो इक्वल होता है। मीन्स सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो एज अ सैंपल क्या हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका आता है सिंपल डिजाइन, यानी कि सरल सैंपलिंग। इस सैंपलिंग में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, यूनिवर्स में से वही चुने जाने के क्या होते हैं, समान अवसर इनको होते हैं। मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं सिलेक्शन की। ठीक है, लेकिन ये जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिज़ायर क्या है। ठीक है, किस प्रकार से वो किस किस को वो चूज करना चाहता है, उसके ऊपर ही सारा डिपेंड होता है सिंपल डिज़ाइन में। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट क्या कहता है, आगे इसके पार्ट है, सिंपल डिजाइन के कुछ पार्ट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये भी सेम ही होता है लगभग, जैसे कि ऊपर पढ़ा हमने सिंपल रैंडम सिंपल डिजाइन, जैसे हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने पढ़ा, सेम ये वैसा ही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें भी क्या किया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं फॉर सिलेक्शन के लिए, कि सबके पास समान अवसर है चुने जाने के लिए। यूनिवर्स में से सबके पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो एज अ सैंपल क्या हो सकें, सिलेक्ट हो सकें। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका आता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या होता है कि इसमें आपका जो भी यूनिवर्स है, जितना भी आपका यूनिवर्स है, समग्र है, उन सब की क्या कर ली जाती है, पर्ची तैयार कर दी जाती है। ठीक है, और निष्पक्ष रूप से यानी कि अनपार्शियली वो आपका जो भी रिसर्चर होता है वो क्या करता है, पर्ची को निकालता है, उस चिट को क्या करता है, निकालता है। ठीक है, और चिट में जिसका भी नाम आता है उसको सैंपल के लिए क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से लॉटरी मेथड है। जैसे लॉटरी में नहीं टिकट निकलती है, मीन्स जो लकी नंबर है उसको चूज किया जाता है, एक नंबर बोल दिया जाता है, वो आपका क्या होता है, लॉटरी का नंबर होता है। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे उसमें लॉटरी जिसकी लगती है उसको चूज करने के लिए उसको नंबर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर्स अलॉट करने के बाद जो लकी नंबर होता है और जिसके पास वो नंबर होता है उसको क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है और लॉटरी प्राइज दे दिया जाता है। सेम इसमें है कि पर्चियाँ डाली जाती हैं यूनिवर्स की, और पर्ची निकालने के बाद जिसका नाम आता है उसको एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है टिपेट टेबल, यानी कि टिपेट तालिका। अब ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड क्या कहता है कि इसमें क्या है, जो आपकी टिपेट जो तालिका है, टिपेट जो टेबल है आपकी, उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसके बेस पे सैंपल को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया जाता है
इसमें क्या है, इसमें 41,600 आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। और इन जो ये नंबर्स होते हैं इनको क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद कि फिर क्या किया जाता है, फिर रैंडम सैम्पलिंग कर ली जाती है। मीन्स रैंडमली सबको क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है, सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर मेथड। कंप्यूटर मेथड आपका जैसे कि इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सारा काम किया जाता है, सैम्पलिंग का जो सिलेक्शन किया जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आपका मनी आपका बचता है, आपका टाइम बचता है, और आपकी जो हार्ड वर्किंग है वो भी इसमें क्या है, बच जाती है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको कोई इतना भी बड़ा काम हो, आपने कितने भी बड़े यूनिवर्स में से सैंपल को चुनना है, ठीक है, उसको आप आसानी से कंप्यूटर के अंदर चुन सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सभी के बारे में इंफॉर्मेशन 1 मिनट में ही अवेलेबल हो सकती है। सारा डाटा सबके बारे में 1 सेकंड लगता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत तेज क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसलिए और ये क्या है, ये कभी थकता भी नहीं है कंप्यूटर मेथड। इसलिए कहा गया है कि जो कंप्यूटर मेथड है वो क्या है, एक तो टाइम सेविंग है और लो कॉस्ट है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर के जरिए क्या किया जाता है, सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टेरिफाइड मेथड। स्टेरिफाइड मेथड क्या कहता है, स्तर रैंडम सैम्पलिंग। अब ये जो मेथड होता है इसका यूज़ कब किया जाता है, जब जो आपका यूनिवर्स है उसके अंदर जो भी आपकी यूनिट्स हैं उनके अंदर यूनिट्स की जो उनकी जो फीचर्स हैं, जो भी उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो अलग अलग होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। उनमें अपने अलग अलग सब में क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि यूनिवर्स की जो इकाइयां हैं उनको उनकी करेक्टरिस्टिक के बेस पे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उनको उनकी करेक्टरिस्टिक से अकॉर्डिंग डिवाइड करके क्या कर दिया जाता है, एक ग्रुप तैयार कर लिया जाता है। जिसकी जैसी करेक्टरिस्टिक है, जैसे उसका फीचर है, उसको वैसे ही ग्रुप में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आपने ग्रुप तैयार किए हैं उस ग्रुप में से क्या किया जाता है, रैंडमली सबको चूज कर लिया जाता है। जो कि आपका सही लगता है उनको क्या कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपकी पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो आपकी होती है उसको क्या कर लिया जाता है, रैंडमली चूज कर लिया जाता है। जो आपकी रैंडम सैम्पलिंग है उस मेथड के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है, उसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो आपकी इकाइयाँ बची हुई हैं, शेष जो बैलेंस आपका बचा हुआ है, जो भी इकाइयाँ यूनिवर्स के अंदर आपकी बची हुई हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको समान इंटरवल के बेस पे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और उनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, एक जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको रैंडमली चूज कर लिया जाता है। लेकिन फर्स्ट के अलावा जो बाकी यूनिट्स आपकी बचती हैं उनको इक्वल इंटरवल में बांट करके फिर उनसे क्या किया जाता है, सैंपल को चूज किया जाता है। ठीक है, अब हमने आपका जो सिंपल डिज़ाइन जो सैम्पलिंग है उसको कंप्लीट किया है। अब उसका सेकंड पार्ट आता है, जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसका सेकंड पार्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग, मिश्रित सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग क्या है, इसमें सारों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें सारा कुछ क्या होता है, मिक्सअप होता है। अब इसमें आगे कुछ इसके टाइप्स दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मीन्स बहुस्तरीय सैम्पलिंग। अब ये क्या कहता है कि जब आपकी जो सैम्पलिंग है वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जाके क्या होती है, पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। इट मीन्स जो सैंपल का जो सिलेक्शन किया जाता है वो
डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के पूरा करने के बाद ही क्या किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो जब हम इस तरह से सैंपल का चूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं। अब उसके बाद आता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है कि जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, या उनके वो इनकम के अकॉर्डिंग हो सकता है, कास्ट अकॉर्डिंग हो सकता है, भी जैसे भी सूटेबल लगे उनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, जितने भी आपके ग्रुप्स तैयार हो गए हैं उनमें से क्या करते हो, आप रैंडमली सबको सिलेक्ट करते हो, जो कि सैंपल बनने के लायक है उसको रैंडमली क्या कर लेते हो, चूज कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रोपोर्शनेट साइज सैंपलिंग, यानी कि अनुपातिक माप सैंपलिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनकी क्या की जाती है, एक सूची तैयार कर ली जाती है, एक लिस्ट बना ली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपकी लिस्ट है वो क्या है, मीन्स अलग अलग एरिया के है, मीन्स सारे एरिया उसके अंदर क्या है, इंक्लूड हैं। जहाँ जहाँ के भी मेंबर्स हैं, बंदे जिनको आपने चूज करना है यूनिवर्स में, तो आपके सारे एरियाज आ जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपने लिस्ट तैयार की है सैंपल्स की, उनको उनके एरिया के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है एरिया के बेस पे। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो आपके एरियाज हैं उनके बेस्ड पर क्या किया जाता है, आकस्मिक यानी कि कैजुअल आप सैंपलिंग क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। आप एरिया के अकॉर्डिंग या एरिया के अकॉर्डिंग जो आपने ग्रुप तैयार किए हैं उसमें से क्या करते हो, आप रैंडमली जो सैंपलिंग है उसको क्या करते हो, चूज करते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है मल्टी फेज सैंपलिंग, यानी कि बहुरूपीय सैंपलिंग। अब इस मेथड में क्या है कि जो आपके सारे जो सैंपल हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आपके सैंपल जो हैं वो आपके जो मूलभूत जो सैंपल होते हैं उनसे, उनके एक भाग से क्या किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जब जो आपने सैंपल जो लिए हैं, अगर वो क्या है, 2 और मोर फेजेस हैं, मीन्स आपने क्या किया है, 2 और मोर फेजेस तक क्या है, आपके सैंपल लिमिटेड हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आप क्या कहते हो, टू फेजेस सैंपलिंग कहते हो। लेकिन जब ये सैंपलिंग आपकी 2 जो फेसेस हैं उनसे बाहर चली जाती है, मीन्स उनके ऊपर चली जाती है, ठीक है, उसकी लिमिट जो है वो 2 से ऊपर चली जाती है, तो उसे आप क्या कहते हो, उसे आप मल्टी फेज सैंपलिंग कहते हैं। मीन्स अब उसका एक रूप नहीं रहा, वो उसके ना ही एक रूप है ना ही दो, अगर 2 रूप हैं तो आप उसे 2 फेज सैंपलिंग कहोगे। ठीक है, अगर उसके जो रूप हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं, उसके फेसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, मल्टी फेज सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिप्लिकेटेड सैंपलिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो यूनिवर्स है उसमें से एक कंप्लीट सैंपल को चूज करने की बजाय क्या कर दिया जाता है, उस सैंपल को सब सैंपलों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके सब सैंपल है उनको बार बार क्या किया जाता है, रिप्लिकेटेड किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो ऐसी जो सैंपलिंग है जिसमें क्या है, आप क्या करते हो, एक कंप्लीट सैंपलिंग को चूज ना करते हुए कि उस सैंपल को क्या है, सब सैंपल्स में डिवाइड कर देते हो, तो वो आपका रिप्लिकेटेड सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी जो मेथड है सैंपलिंग का वो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में फर्स्ट आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मैंने बताया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होती है इसमें सबको क्या है
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती सिलेक्शन की कि वो एज ए सैंपल सेलेक्ट हो सके, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में होती है। ठीक है, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका फर्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है? इसमें आप क्या कर देते हो, एक कोटा क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो, एक कोटा डिटरमाइन इसमें कर दिया जाता है, जिसमें से क्या है, जो रिसर्चर है वो अपनी इच्छा से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद जो उसे सही लगता है वो उसको एज ए सैंपल क्या कर लेता है, चूज कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि उनको सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग जो आपकी है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो आपका रिसर्चर होता है उसके ऊपर आपका ये सैम्पलिंग है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परपोसिव सैम्पलिंग। परपोसिव सैम्पलिंग क्या है? सुविधाजनक, यानी कि जो आपका रिसर्चर है वो क्या करता है, वो अपनी सुविधा यानी कि उसकी इच्छा, जो भी वो चाहता है वो वैसे ही क्या कर सकता है, सैंपल को चूज कर सकता है, और वो जो सैंपल होता है वो पूरे यूनिवर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, पूरी यूनिट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कन्वेंट सैम्पलिंग क्या है? कन्वेंट सैम्पलिंग जैसा उसको ठीक लगे। ठीक है, जैसा आपका रिसर्चर चाहता है, जैसे उसे ठीक लगे वो क्या कर सकता है, सैंपल को चूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रपोसिव सैम्पलिंग था। उसके बाद हमने कन्वेंट सैम्पलिंग आपका कर लिया है, और उसके बाद क्या है, आपका एक्सटेंसिव सैम्पलिंग आता है, विस्तृत सैम्पलिंग आता है। ये जो मेथड है इसमें क्या करते हो आप, जो यूनिवर्स है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है और उन यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है एज ए सैंपल, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इजी हो। ठीक है, शेष जो आपकी बैलेंस बचती है, इस मेथड में क्या किया जाता है, यूनिवर्स में से केवल उन यूनिट्स को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है जिनको जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इजी हो। बाकी जो बचती हैं वो आपकी छोड़ दी जाती हैं, बाकी यूनिट्स आपकी छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, बर्फ़ का गोला सैम्पलिंग। अब इसमें क्या है, इसमें आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करते हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है। ठीक है, वो क्लास में कुछ अगर पूछता है, जो बच्चा सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है तो वो हर बार क्या है, उसी को ही सिलेक्ट करता है। वो ना चाहते हुए भी उसको सिलेक्ट करता है, उसका ध्यान उसी की तरफ जाएगा जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, सेम इसमें होता है कि जिसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, इसमें रिस्पॉन्स के बेस पे आप क्या करते हो, सैंपल को चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो। मीन्स जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है आप क्या करते हो, उसे एज ए सैंपल चूज कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपके मेथड थे सैम्पलिंग के। ये आपका लास्ट मेथड था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आता है फैक्टर कंसीडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सैंपल। मीन्स जब आप क्या करते हो, जब आप सैंपल के साइज को क्या करते हो, निर्धारित करते हो। ठीक है, उस समय कौन कौन सी बातें आपने ध्यान रखनी होती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है अवेलेबल सोर्स, यानी कि उपलब्ध स्रोत। अब इसमें क्या है कि यदि आपने क्या करना है, किसी सैंपल को चूज करना है, ठीक है, तो आपको स्रोत देखने पड़ते हैं कि आपके पास स्रोत कितने हैं, कौन से स्रोत आपके अवेलेबल हैं। जैसे कि आपके पास मनी कितना है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है, उन सब के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको जो यूनिवर्स है वो बड़ा है,
सैंपल का जो साइज़ है वो आपको बड़ा रखना है तो आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इसमें आपको जो इतने भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रखते हुए सैंपल साइज का निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है साइज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो आपका यूनिवर्स है, ठीक है, वो आपका जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा आपका यूनिवर्स होगा, जो आपके सैंपल का जो साइज है वो भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि हम क्या करते हैं, बड़े आकार का क्या करते हैं, यूनिवर्स में से अगर छोटे सैंपल को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका यूनिट है, जिस यूनिट को हमने एज अ सैंपल सेलेक्ट किया है, वो आपके पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे जैसे आपका यूनिवर्स का साइज बड़ा होता जाता है, आपको सैंपल का साइज भी उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेचर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि समग्र की प्रकृति। अब यूनिवर्स की जो प्रकृति है वो क्या है, अगर सजातीय है, मीन्स उसमें क्या है, एक ही करेक्टरिस्टिक्स वाले पर्सन्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, सैंपल का साइज ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे आप छोटा साइज भी चला सकते हो। लेकिन अगर आपके जो सैंपल की जो प्रकृति, यूनिवर्स की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो क्या है, विजातीय है, मीन्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के पर्सन आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो सैंपल का जो साइज है उसको क्या रखोगे, बड़ा रखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको सभी की करेक्टरिस्टिक्स में से सभी ग्रुप्स में से क्या करना है, सैंपल को चूज करना है। उसके बाद आता है डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मीन्स शुद्धता का इच्छित स्तर। अब इसमें क्या है, इसमें ये कहता है कि अगर जो आपको सैंपल का साइज जो है वो बड़ा रखना है, ठीक है, तो डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है, वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है तो आप सैंपल का आकार भी बड़ा रख सकते हो, साइज ऑफ सैंपल भी आप क्या कर सकते हो, बड़ा रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें यह नहीं है कि आप हमेशा ही अगर डिजायर्ड ऑफ लेवल है वो क्या, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, अगर वो अधिक रखोगे तो जो सैंपल का साइज है वो भी क्या है, बड़ा रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारा एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनके द्वारा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, एक्सपर्ट्स ने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो क्या है, अच्छी है, एक्यूरेट है और क्या है, समझने लायक है, तो आपका सैंपल साइज आसानी से बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप वो एक्सपर्ट जो हैं वो किसी भी प्रकार से क्या करते हैं, असावधानी बरतते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ भी गड़बड़ होने के चांस हो सकते हैं, उसमें चांस ज़्यादा रहते हैं गड़बड़ी होने के। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है नीड ऑफ इंसेंटिव स्टडीज़, गहन अध्ययन की आवश्यकता। यदि आप जो स्टडी है वो क्या है, इस प्रकार की है जिसमें नीड नहीं है, किसकी, इंसेंटिव स्टडी करने की, ठीक है, या जिसे क्या है, लंबे समय के बाद कराया जाता है, मीन्स एक लॉन्ग पीरियड के बाद क्या करते हो आप, जो स्टडी है वो करते हो, इंसेंटिव स्टडी आप क्या करते हो, एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के बाद करते हो। ठीक है, तो उस केस में आपका जो सैंपल है उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्या है कभी भी मीन्स रेगुलरली क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इंसेंटिव स्टडी रेगुलरली आप करते रहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो सैंपल का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे आप इतने बड़े सैंपल को जो है उसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट आता है कोऑपरेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, मीन्स उत्तर देने वाले का सहयोग। यदि जो आपका रिसर्चर है
वो ये विश्वास रखता है, ये ट्रस्ट करता है कि उत्तर देने वाली जो प्रश्नावली जो कि तैयार की गई है रिसर्चर के द्वारा, मीन्स जो आपका रिसर्चर है उसने क्या की है, उसने एक क्वेश्चनर तैयार की है, एक प्रश्नावली तैयार की है और उसने वो भेज रखी है इन द यूनिवर्स, उसने क्या कर रखी है, वो भेज रखी है। अगर उसको उस क्वेश्चनर के सही आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए तो उस केस में जो आपका रिसर्चर है वो सैंपल का साइज छोटा रख सकता है। अगर कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका रिसर्चर है उसको बड़े आकार के यानी कि बिग साइज ऑफ सैंपल क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, यानी कि बड़े आकार में उसको क्या करना पड़ता है, सैंपल्स को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्ट द सैम्पलिंग मेथड, कि जो आपका सैम्पलिंग मेथड है वो भी सैंपल के साइज पे क्या करता है, प्रभाव डालता है, उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि आपका रैंडम सैम्पलिंग जो मेथड है अगर उसका यूज़ किया जाता है तो उस केस में जो सैंपल है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्मॉल यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं सबके चूज होने की। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या है, सैंपल का साइज बड़ा रखना होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर जैसे आपकी दूसरी सैंपलिंग है अगर आप उसका चूज करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको जो सैंपल है उसका साइज क्या करना होगा, छोटा रखना होगा। उस केस में आप सैंपल का बड़ा साइज नहीं रख सकते। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभी आपका जो नेट का जो पेपर होता है, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मार्केटिंग रिसर्च से यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड नाम के एक यूनिट है पेपर 1 में, उसमें कई आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने सैम्पलिंग डिज़ाइन का मीनिंग हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी एक छोटी सी प्रोसेस थी जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस भी कई बार पूछ ली जाती है, उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, कि सैंपल डिज़ाइन को चूज़ करने के मीन्स जो आपका सैंपल है उसको सिलेक्ट करने के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ करते हो, कौन कौन सी विधियों का आप प्रयोग करते हो, ये भी इसके अंदर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है फैक्टर कंसीडर्ड, कि जब आप क्या करते हो, सैंपल के साइज को डिटरमाइन करते हो, उसका निर्धारण करते हो सैंपल के साइज का, कि जो आपका सैंपल है उसका साइज कैसा होना चाहिए, तो उस केस में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। ठीक है, उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही सैंपल के साइज का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर नॉलेज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।